बिहार के पद पे मिला है। मैं आज उनसे आपको सीधा लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं और उन्हें जोड़ने के लिए आमंत्रित किया हूं। कुछ ही पल में हमारे साथ होंगे। अभी मैं उनके बारे में बता दूं कि गुरुआ के नवाबचक में उनका घर हुआ और नरेश दांगी जी उनके पिता हुए। अभी विधानसभा में वो कार्यरत थे, लेकिन इस बीच उन्होंने तैयारी बीपीएससी की काफी जोर शोर से कर रखी थी। इसके पूर्व वो सुपर 30 में गया में वो सुपर 30 अभ्यनंद जी का जो यहाँ पे जो चल रहा है गया, तो उसमें भी अध्ययन रत रहे हैं और उनका उपलब्धि रही है कि केमिस्ट्री में काफी माहिर ये थे। और आज उनसे जब बात हमारी हो रही थी तो उन्होंने हमें बताया कि केमिस्ट्री जब काफी हमारे अच्छे सब्जेक्ट थे, तो इसी बीच मुझे अभयानंद सर ने बताया था, मीन्स कौशलेंद्र सर को, कि सिर्फ केमिस्ट्री से ही काम नहीं चलने वाला है, अन्य सब्जेक्ट पे भी ध्यान देने की जरूरत है। और उस दिन से उन्हें यह एहसास हुआ कि वाकई एक गुरु, एक विद्वान शिक्षक अगर इस तरह का बता रहे हैं, तो उन्होंने सभी विषयों को अध्ययन करने की ये किया था, शुरुआत किया था। और जैसा कि आप पहले से भी जान चुके होंगे, हम लोग अवगत लगातार कल शाम से ही जैसे ही रिजल्ट आया, दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने प्रयास किया कि बिहार के तमाम जो दांगी बंधु हैं उनका इंटरव्यू और उनके बारे में हम कुछ आप तक बातें रखें, पहुंचाएं। तो हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उनका मेरे पास नोटिफिकेशन आता है, मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। तक मैं अपना मैसेज भेजता है, जल्द ही आपके बीच में होंगे और मुझे खुशी होगी कि मैं उनका इंटरव्यू करूं और उनसे पूछूं कि तैयारी किस रूप से बीपीएससी की और अभी विधानसभा में जो कार्यरत हैं कैसे तैयारी किए। और कार्य के दौरान जैसे होता क्या है कि जब जॉब में आप आ जाते हैं, तो जॉब के लिए जैसे आज भी वो विधानसभा में गए हुए थे, वहां से ही हमारी बातचीत हो रही थी। और जब आदमी किसी सरकारी नौकरी में होता है तो उन्हें तैयारी करने के लिए काफी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारी बातें जो बीपीएससी यूपीएससी से जो तैयारी में जुटे हैं, हम कई छात्रों से, कई जो सम्मानित पद पर आसीन हैं और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आगे भी पढ़ने की जो चेष्टा रख रहे हैं, उन सब से लगातार प्रयास करता रहता हूं कि उनका इंटरव्यू करूं, उनके बारे में जानूं और उनके बारे में बच्चों को अवगत कराऊं। क्योंकि दांगी वर्ल्ड क्लासेज का भी एक यही एम है, थीम है कि उन बच्चों को हम कैसे मोटिवेट करें, कैसे आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करें और बच्चे कैसे हमारे आगे बढ़ पाए। तो हम उसके लिए भी उनसे ये रहता हूँ। शिक्षाविदों से भी हमेशा कांटेक्ट में हूँ और हम समझते हैं कि कम से कम 200 शिक्षाविदों की लिस्ट हमारे पास बन चुकी है और उन सबका काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, काफी अच्छा सपोर्ट है। और मुझे उन्हीं लोगों के सपोर्ट के कारण मैं दांगी वर्ल्ड क्लासेज में, तो आपके बीच आपके कौशलेंद्र सर आ चुके हैं। हम उन्हें आमंत्रित करेंगे। स्वागत है सर, कौशलेंद्र सर आपका दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के फेसबुक पेज पर। आवाज जा रही है सर? हेलो, आवाज जा रही है सर?
हेलो। कौशलेंद्र सर, आवाज आ रही है आपकी? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल सुन पा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत बधाई, शुभकामना सर आपको। आपने 91th रहा हूँ। बहुत रैंक बहुत धन्यवाद लाकर सर, बहुत बहुत। न सिर्फ आप अपने माता पिता, अपने समाज, अपने गुरुआ, अपने गया और बिहार का रोशन किया है, बल्कि दांगी समाज का अस्तित्व और दांगी समाज की गरिमा को आपने बरकरार रखा है और अपने परिवार को भी काफी खुश। और आपके पास, जैसा कि देख रहे हैं कि हम जब भी फोन कर रहे हैं, आपके पास फोन करने वालों के लिए तांता लगा हुआ है और ड्यूटी में आप तैनात हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है कौशलेंद्र सर जी आपका। जी जी। सर आपने, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे सर, आप आपके पिता भी एक शिक्षक हैं सर, नरेश दांगी जी, जैसा कि बताया वहाँ पे। तो हम पिताजी से आना चाहूंगा कि आपके मुखातिब से हम ये करना चाहेंगे कि आपको सर पिताजी से क्या प्रेरणा मिली पढ़ने के लिए, और पिताजी का सपोर्ट कैसा रहा आज जो बीपीएससी के सर कॉन्वेंट मैं यहाँ पे। रैंक पे हैं आप सर? जी जी सर, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, मेरे पापा टीचर नहीं है सर। अच्छा वो निबंधन कार्यालय में वो क्लर्क के रूप में कार्यरत थे, अभी वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो हमें जो सूचना मिली जी थी कि शिक्षक ले, हैं, तो हमको लगा कि चलिए अच्छी बात है। जी जी, चलिए तो हो और सकता अच्छी है बात है सर। सर। लेकिन नहीं, जी जो हमें सूचना अच्छी मिली बात सर, यह है सर हमको कि उसके लिए हम सॉरी मेरा चाहेंगे। मेरा जो नहीं, बिल्कुल सही, कोई बात नहीं सर। मेरा जो बचपन है सर वो जी जी बहुत सुनहरा रहा है सर। मेरा ऐसा जी, अच्छी बात है सर। आवाज कभी कभी कट रही है सर आपकी। हेलो। हेलो सर, मेरी आवाज जा पा। जी जी, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, कभी कभी कट रही थी, कभी कभी कट रही है। अच्छा अच्छा। तो मेरा कहना है सर कि बचपन किन्हीं का भी हो, माँ बाप के द्वारा जैसा भी बचपन दिया जाता है वो हमेशा सुनहरा होता है सर। उस पर किन्हीं को कंप्लेन हो ऐसा जी मुझे नहीं लगता है। जी जी और जहां तक मेरा बचपन का बात है, तो मैं बचपन की पढ़ाई तो गांव से ही शुरू की। उसके बाद मैं अपने फूफा जी और बुआ जी के पास चला गया शुरुआती दौर में। और उस शुरुआती दौर के बाद जी। फिर क्लास 7 से मैं गया में एक रूम रेंट करके और अकेले घर से क्लास 7 से लेके अभी तक मैं एकांत जीवन ही जी रहा हूँ सर, सच पूछिए तो क्लास 7 से बहुत लेके अच्छी 10 बात है तक सर ज्ञान भारती आपने। कैंट एरिया में मैं पढ़ाई किया। उसके बाद अरे वाह, ज्ञान भारती गया में। जी जी सर। और उसके बाद मैं जी जी और उसके बाद 10वीं के बाद सर मैं मगध सुपर 30 में चयनित हुआ, अभयानंद सर के द्वारा जो चलाया जाता है। जी जी और वहां से मैं तैयारी की और उसके बाद भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता में केमिकल जी। साइंस से BS MS की डिग्री प्राप्त की। उस डिग्री प्राप्त वाह। करने के दरमियान भारत के डिफरेंट केमिकल लेबोरेटरी जो है वहां पे काम करने का मुझे मौका मिला। अलग अलग लेबोरेटरी, चाहे वो भावनगर में हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, या फिर CSIR का लैब का हो, सहाय इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स हो, ये आपका IIT मद्रास हो, इन जगहों पे मैंने कुछ मंथ काम किया उस दरमियान। सर तो यहाँ इन पे सारे थोड़ा सा एक्सपीरियंस को रोकना लेके चाहेंगे BSMS के जी बारे में। सर यहाँ पे रोकना सर। चाहेंगे हम, जी बीच में हम कुछ ऑडियंस का भी हम जवाब देंगे सर, लेकिन हम BSMS जी में जी के बारे में थोड़ा सा एक एक करके हम लोग चलेंगे कि BSMS क्या है। जी और आपने जो कलकत्ता में जी डिग्री जी ली है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जी डिटेल्स बताएं, क्योंकि हमारे पास छात्रों की संख्या ज्यादा है और छात्र काफी रुचि से हमारा पेज को लाइक करते हैं और उसको देखना पसंद करते हैं। जी और हमारा जो सेशन भी चल रहा है, एजुकेशन सत्र एक तरह से चल रहा है सर। जी जी, तो बी बिल्कुल एस मैं डिटेल में एम एस बताता के हूँ बारे में सर। बताइए। जी जी जैसे आप लोगों ने सुना होगा सर कि 12th के बाद या तो लोग मेडिकल करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं या नॉर्मल साइंस ऑप्ट करते हैं। तो ये भी एक या नॉर्मल साइंस के जैसा है सर। ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। BS जी बैचलर ऑफ जी। साइंस एंड MS मास्टर ऑफ साइंस एक साथ। तो अरे वाह, गुड। ऐसा हमारे साइड मानना है कि अगर हम नॉर्मल ग्रेजुएशन करें, नॉर्मल मास्टर्स करें तो कुछ नहीं हो सकता है। ये मिथ है सर। अगर मैं सही से सही बात। कोई भी काम करूंगा वाह तो वो वाह। हमें हमेशा फ्रूटफुल रहेगा। तो मैं वहां पे सर जी जी IIT में
का एग्जाम दिया था, उसमें मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। फिर मैं उसका एग्जाम, जो पर्सनल एग्जाम होता है, उसके थ्रू मैं वहां पे एडमिशन लिया। जी 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 सर। और उस बहुत वहां अच्छी से बात है फिर सर, डिग्री हम आगे प्राप्त ये किया और चाहेंगे उस। सर। जी जी। जी उसके बाद आप दिल्ली गए, दिल्ली के बाद फिर क्या हुआ सर? हम आपसे ही ये करना चाहेंगे, आप रेगुलर सर। हाँ हाँ बिल्कुल सर। तो मैं कोलकाता में जब अपना डिग्री पूर्ण किया, उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन मिला था सर, एक यूएस और एक कनाडा में पीएचडी करने का ऑप्शन मिला था कि मैं जी। वहां पे जाके वो पीएचडी कर सकूं। लेकिन वाह कुछ ग्रेट। पारिवारिक कारण या जो भी कारण हो, घर के सजेशन को, क्योंकि मैं हमेशा ये मानना है मेरा कि जो भी आपके पेरेंट्स का सजेशन होता है वो सर्वमान्य होना चाहिए। अगर वो जी आप सही नहीं बात मान है, पा रहे हैं, बहुत इसका मतलब आप जीवन में सफल होके भी सफल नहीं है। तो सही मैं बात है एकदम पारिवारिक सर। कारण या माँ पापा के बात को मान के मैं वहां जाना उचित नहीं समझा, और उसके बाद मैं जी सिविल सेवा की तैयारी में लग गया। जी जी उस सिविल सेवा के तैयारी के दरमियान मैं ये पाया सर, चूंकि मैं प्योरली साइंस बैकग्राउंड से आया था, मुझे जनरल नॉलेज, ह्यूमैनिटी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी का कोई ज्ञान नहीं था। तो जी जी उस बैकग्राउंड से आने के बाद शुरुआत में थोड़ी तो मुश्किल हुई कि मुझे कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो धीरे जी धीरे जैसे जैसे लोगों का ग्रुप मिलता गया, लोग दोस्त जी बनते गए, उस एक सर्किल बन गया, और उसके बाद जी चीजें स्मूथ हो गई सर। चूंकि यस दिल्ली में रहते हुए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहां पे दिल्ली काफी कॉस्टली सिटी है। तो मैं अपने कॉलेज के टाइम में ही सीएसआईआर के द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सर, और पीएचडी जी जी करने के लिए जिसको क्वालिफाई करना पड़ता है, तो वो मैं क्वालिफाइड यस था। सर। तो मैं वहां पे जी पीएचडी ज्वाइन कर लिया, सो दैट मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल सके और पीएचडी का काम भी कर जी सकूं और साथ में तैयारी भी कर सकूं। और वाह। उस तैयारी के दरमियान ही मैं बिहार विधानसभा का एक अपना एग्जाम होता है वहां पे असिस्टेंट का, अच्छा अच्छा। तो उस असिस्टेंट के एग्जाम में मैं अपीयर हुआ और मेरा वहां पे जी चयन हो गया, और मैं अभी तत्काल बिहार विधानसभा में सहायक के तौर पे कार्यरत हूँ। वाह गुड ग्रेट और सर। मेरा और, और मेरा जो सिविल सर्विस का तैयारी था वो अनवरत चलता रहा, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि आप किसी भी लक्ष्य को कोई एक टाइम बाउंड मैनर में पूरा कर लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका वाह लक्ष्य है तो आपको उसको निरंतर पीछा करते रहना पड़ेगा। अगर आपको असफलता भी मिल रही है तो भी आपको थोड़ी देर के लिए मायूसी हो सकती है, लेकिन आप निराश होकर बैठ नहीं सकते हैं। तो मैं वो सिविल सर्विस का जो तैयारी था वो मैं अनवरत जारी रखा, और उसी का परिणाम है सर कि आज मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत बधाई सर, धन्यवाद फिर से आपको। हम ये जानना चाहेंगे सर कि जी आप वहां पे असिस्टेंट के पद पे थे विधानसभा में, तो किस तरह से किस रूप जी में तैयारी करते थे सर? और क्योंकि समय कम मिल पाता होगा, और विधानसभा और जी सचिवालय का पोस्ट ऐसा है कि जहाँ पे लोग छुट्टी तक नहीं देते हैं, जी 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक ड्यूटी करवा लेते हैं, लेकिन वहां पे छुट्टी नाम की चीज नहीं जी होती है, और बहुत ही कड़ाई से ड्यूटी वहां पे देना पड़ता होगा। तो इस दौरान आपने कैसे फेस किया सर? सर, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे जो कार्यालय का समय है वो सुबह 9 बजे से 6 बजे तक है, और खासकर जब विधानसभा का सत्र चलता है तो हम लोगों को रात में 7 बजे 8 बजे तक रुकना पड़ता है, क्योंकि वो सत्र का काम ऐसा है जिसको टाला नहीं जा सकता है। तो ये उस पहले से दरमियान हमको में मालूम है हमारा सर, हम एक क्योंकि पर्सनल बात। जी। तो हमारा जी जी पर्सनल ये हाँ मानना आप है सर रेगुलर कि कीजिए सर। अगर हम अपनी तैयारी के प्रति डेडिकेटेड हैं तो एवरी डे जी कुछ भी हो जाए, 4 घंटे तो निकाल ही सकते हैं, 2 आवर्स मॉर्निंग वाह में, टू वाह वाह। आवर्स इवनिंग में, चाहे उसके लिए जी कुछ भी करना पड़े आपको। अगर आपको जी करना है तो आपको समय मैनेज करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। जी जी तो वही वाह मेरा मेरा सिंपल सा तरीका था सर। मैं सुबह में 5 बजे उठता था, 5 से 7 मेरा एवरी डे पढ़ाई का शेड्यूल था, और रात में मैं 8 वाह। बजे से 10 बजे, या अगर लेट हुआ तो 10 से 12 बजे, ये दो में से कोई एक जी शेड्यूल जी में मैं श्योर शॉर्ट पढ़ाई पे प्रति रखता था। तो जी ये दो शेड्यूल को एकदम, जिसको बोलते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये दो शेड्यूल हमको प्राप्त करना है। इस दो शेड्यूल में और कुछ काम नहीं करना है। इसी को मैं जारी रखा, और उसी का परिणाम है शायद कि मैं आज चयनित हो पाया हूँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट सर ये। आप समझ सकते हैं कि आप समय को चुरा चुरा कर अपने यूटिलाइजेशन में लाया है, और अपने भविष्य को संवारने के लिए आपने समय चुराया है। तो ये समय आपके लिए आपके समझिए तो आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी, और छात्रों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आप सुबह में 5 बजे उठ जाते थे,
मीन्स जो छात्र शहर में रहते हैं या नौकरी करने के बाद भी आपने सोया नहीं, मीन्स रात में भी आप गए थक हार के 7 बजे 8 बजे तक पहुंचते ही होंगे, नाश्ता खाना बनाने का समय होता है 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक, तो उस समय भी आप पढ़ाई में लगे हुए रहते होंगे, 10 11 12 बजे सोते होंगे सर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर, और बहुत बड़ी बात आपने बता दी, और ये छात्रों को अनुकरण करने वाली बातें हैं, इसको अपने लाइफ में भी ये करें, और 4 से 6 घंटा 8 घंटा की पढ़ाई करके आप बीपीएससी यूपीएससी निकाल सकते हैं। तो सर इसके लिए क्या कितने घंटे पढ़ने की जरूरत पड़ती है सर? सर मेरा अपना मानना है कि कितना समय दिया जाए वो आपको पढ़ाई के दरमियान आपको फील होगा, लेकिन ऐसे अगर क्रूडली बोला जाए तो अगर आप 4 से 5 घंटे रेगुलर बिना फेल, ऐसा नहीं कि आप कॉपी खोले हुए हो मोबाइल चला रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको सोशल मीडिया से दूर हो जाना पड़ेगा उतने देर के लिए, सब कुछ से दूर हो जाना पड़ेगा। अगर 4 घंटा आप निकाल रहे हो तो 4 घंटा आपके लिए केवल बुक्स पेन और आपका दिमाग यही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। घर की दिक्कतें होगी, आपके दिमाग में घर की दिक्कतें चल रही होगी, घर की फैमिली की बातें चल रही होगी, उसको आपको दरकिनार करना पड़ेगा। अगर करना है तो ये चीज करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। जी वाह, एक चीज और सर हम जानना चाहेंगे, हम कुछ बीच में थोड़ा सा क्वेश्चन भी ले लें सर ये का आपका आपके लिए सवाल भी है, थोड़ा सा हम ये ले लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो लोग जुड़े हैं, तो उसके बाद आपको बधाई दे रहे हैं। राकेश बिहारी जी आपको बधाई आपको दे रहे हैं, कांग्रेचुलेसन। शिवम सिंह दांगी जी और राकेश जी बता रहे हैं कि जबरदस्त बधाई आप सभी सफल प्रतिभागियों को, जो न केवल समाज बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। तो ये आपको बधाई दे रहे हैं। विकास दांगी जी बोल रहे हैं सभी को मेरे तरफ से तहे दिल से शुक्रिया है सर, सभी को तहे दिल से शुक्रिया है मेरे। अनिल कुमार दांगी जी भी आपको धन्यवाद है, ये कांग्रेचुलेसन बधाई दे रहे हैं। सुरेंद्र कुमार वर्मा जी बधाई दे रहे हैं। राहुल कुमार दांगी जी बधाई दे रहे हैं आपको, और आत्मनिर्भर भारत भी देख रहे हैं, वो भी बधाई दे रहे हैं। चंद्रहास कुमार दांगी जी हैं। फिर उसके बाद पंकज कुमार प्रताप जी बोल रहे हैं कांग्रेचुलेसन भैया जी। नित्यानंद कमल जी कांग्रेचुलेसन, कांग्रेचुलेसन दांगी। अंकित राज दांगी जी, और आगे है दांगी हॉस्टल हाजीपुर से भी श्रीकांत जी का, दिव्यांश जी का, और आगे सोनू कुमार दांगी जी पूछते हैं कि सर आप कौन सा माध्यम था, हिंदी या इंग्लिश, किस माध्यम से आप पढ़ाई किए थे सर? वो सोनू कुमार दांगी जी का आपका सवाल है सर। और वो कहते हैं कि आपका ऑप्शनल पेपर क्या था सर? कौशलेंद्र सर, थोड़ा नेटवर्क लगता है उनका कट रहा है। फिर जैसे ही जुड़ते हैं हम उनका सवाल का जवाब लेंगे, और सवाल आप लगातार हम लोग से कर सकते हैं। पल्लवी रंजन बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। विजय कुमार जी कांग्रेचुलेसन। सोनू दिनकर जी कांग्रेचुलेसन, धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत आभार। आप लोग क्वेश्चन आप लोग जम के रख सकते हैं, और मैं बता दूं कि 91th रैंक लाना बिहार के लिए, और इतने मुश्किल परिस्थितियों में भी पढ़ाई करना अभी के दौर में, चलिए फिर से आ चुके हैं कौशलेंद्र सर, हम वेलकम कर रहे हैं। तो सर सोनू कुमार दांगी जी का सवाल था कि आप किस नेटवर्क का इशू हो रहा है? हाँ, नेटवर्क इशू अभी चल रहा है सर, शहर हो या गांव में। हम गांव से सर अभी बात कर रहे हैं, तो गांव में भी कभी कभी नेटवर्क हो सकता है मेरा भी कटे। मैं नहीं चाह रहा हूं कि आपका इतना अच्छा इंटरव्यू कर रहा हूं और आपका नेटवर्क कटे, तो मुझे थोड़ा सा ये लगे। हम थोड़ा सा ये भी चाहेंगे सर कि आप थोड़ा सा लाइट, जैसे हमारी चेहरा साफ दिख रही है उस तरह से आप भी सामने लाइट के सामने से थोड़ा सा बैठे तो अच्छा होगा सर। एंगल थोड़ा सा घुमा लें सर, कोशिश कर। हाँ, एंगल थोड़ा सा घुमा लें, वही कोशिश कर रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं सर। आपका ऑप्शन पेपर क्या है वो? देख पा रहा। जी जी जी, क्योंकि आपका स्मार्ट चेहरा पूरा भारत देखना चाह रहा है सर। हाँ कुछ तो लगता है, अब बैठेंगे उसके बाद। आपका स्मार्ट चेहरा पूरा भारत देखना चाह रहा है, और आपको आपसे आपकी बात सुनने के लिए बेताब हैं लोग, और हम लोग की भी आकांक्षा थी और इच्छा भी थी कि आपकी बात को हम लोग सुने, और हम लोगों में बातें अभी और भी होगी, और हम चाहेंगे कि जितना अधिक से अधिक लोग क्वेश्चन आपसे पूछें और हम उसका जवाब आपसे लेने की कोशिश करेंगे। तो ये था सोनू कुमार दांगी जी का ये था कि आप हिंदी मीडियम में थे या फिर इंग्लिश मीडियम, कौन सा माध्यम से पढ़ाई किए थे सर? और आपका ऑप्शनल पेपर क्या था? जी
मैं सर एक बात बता दूं, अगर ये जी हम जी सबको अवगत है कि ये जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है, इसकी एलिजिबिलिटी जी ग्रेजुएशन है। अगर आप जी ग्रेजुएशन में जो भी आप सब्जेक्ट लिए हैं, अगर उसकी आप अच्छे से पढ़ाई की है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जी दूसरा ऑप्शनल आपको देखना चाहिए, अगर वो अवेलेबल है। मेरे केस में यही था, मैंने जी केमिस्ट्री की पढ़ाई काफी अच्छे से की थी कॉलेज में, और मैं किसी जी। दूसरे सब्जेक्ट को अगर लेता तो शायद मैं केमिस्ट्री के साथ जो पढ़ाई किया था उसके साथ नाइंसाफी करता। इसीलिए मैं सर ये अपना वाला इच्छित बतिया तो विषय सर, केमिस्ट्री ही रखा था। इस वाला बात को तो इंटरेस्टिंग लगता है सर। अभयानंद सर शायद कुछ आपको बताए थे कि बाबू कौशलेंद्र जी से आप सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़े, इसकी बात थोड़ा सा और चर्चा कर दीजिए जी, सुपर तो 30 मैं पे। आपके सामने जिक्र कर दूं सर जी जी कि एक मैं जब सुपर 30 में था तो एक टेस्ट हुआ था, तो मुझे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा अंक मिले थे। तो जी जी। नेटवर्क साइट उनका कुछ कुछ वीक चल रहा है। मैं अभयानंद सर माफी का कॉल चाहूंगा। आया था और उन्होंने बोला था कि क्या आपको केवल केमिस्ट्री पढ़ने से। हेलो, हेलो जी जी, आ सर, रही है मेरी आवाज जा आवाज आ रही रही है है? सर, एकदम सही है सर। जी जी जी, आ रही है सर। यस, अभयानंद सर का कॉल आया था इसके बाद। ऐसा कर सकते हैं सर कि आपको अगर नेटवर्क में दिक्कत हो रहा है, अगर लाइट बाहर में है तो बाहर भी खड़ा हो सकते हैं, बाहर से नेटवर्क अच्छा आएगा सर। क्योंकि आपकी आवाज सुनने के लिए भी हम लोग काफी तरस रहे हैं, और आपकी पूरी बात हम लोग सुने तब तक हम लोग वेट करेंगे। नेटवर्क एक्चुअली कट जा रही है। सोनू कुमार डांगी जी बता रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन बिग ब्रदर, टांगी हॉस्टल हाजीपुर से, कॉन्ग्रेचुलेसन, धन्यवाद। विजय कुमार जी बता रहे हैं कि इन विच सिटी डिड यू प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, मतलब किस शहर से आपने तैयारी की थी सर? कौशलेंद्र सर, ये भी सवाल है आपका। हम बीच में अंतिम में आप ले लेंगे, जी लेकिन आप इसको रेगुलर कर सकते हैं सर। जी जो जहां से शुरू किए थे वहां से जी जी रेगुलर कर सकते हैं सर, फिर अंतिम सवाल लेंगे। जी 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 बिल्कुल। तो मैं वही बोल रहा था जी सर कि एक एक कॉल ने मेरा सोचना बदल दिया। उन्होंने बोला था कि क्या केवल केमिस्ट्री से आपकी प्रिपरेशन सब कुछ सही रहेगी? तो मेरा जवाब था सर कि शायद मेरा फिजिक्स और जी मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट मुझे दिल से पसंद था, और वो दिल से पसंद होने के कारण ही मैंने इसी जी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन भी किया, इसी सब्जेक्ट में मास्टर्स भी किया, बीएसएमएस दोनों था मेरा। और मैं इतने बृहद तरीके से हर जी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को पढ़ा था कि मुझे अलग से इसकी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे एक सजेशन मैं सब लोगों को दूंगा कि आप जब भी ग्रेजुएशन करते हैं तो आप इस ढंग से उस सब्जेक्ट को पढ़ें, जी। इस ढंग से। आवाज कभी कभी कट रही है सर आपकी। हाँ चलिए, हम फिर कुछ क्वेश्चंस ले लें। पंकज कुमार पटवारी का है सर, होती है पीटी, गुड, अच्छा, एकदम खुलकर पूछें, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछने में अगर पढ़ाई करेंगे तो तैयारी करने में थोड़ा सा समस्या व्यवधान आते हैं, और हम लोग के समाज में यही है कि मार्गदर्शन के अभाव के कारण बहुत से छात्र जो है तो नहीं पूछ पाते हैं। तो ऐसे संघर्षशील लोगों से हम लगातार आपसे मुखातिब कराएंगे, और हम प्रयास करेंगे कि आपके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको हम बाहर लाने की कोशिश करेंगे। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं नेटवर्क कभी कभी है। आप सर, आपकी आवाज आ रही है? सर आपका शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ था, तो बीच में आप आपकी आवाज नहीं आ पा रही हाँ, थी। अभी सही है तो सर। बता रहे हैं कि अभी
चलिए आगे रेगुलर कीजिए सर। एक क्वेश्चन और है, इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। पंकज कुमार प्रताप जी का है कि बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में करेंट अफेयर की क्या भूमिका होती है, प्लस पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए एडवाइस दीजिए उनको। पीटी कैसे तैयारी की है आप, और मेंस की तैयारी कैसे की है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। मैं कोशिश करता हूँ सारे पहलुओं पे प्रकाश डालने का सर। तो सबसे पहले तो मैं एक ही विषय पे ये बोल रहा था कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप ये दिमाग में रख के इस ढंग से पढ़ाई करें कि उस सब्जेक्ट की जरूरत आपको जब भी हो तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं ये पढ़ा ही नहीं हूँ। केवल डिग्री लेने के लिए अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो वो आपको कभी फायदेमंद नहीं होगा। ये मेरा एक पहला सजेशन है। दूसरा, जहां तक बिहार लोक सेवा आयोग के प्रिपरेशन की बात है तो ये मैं मानता हूं कि इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो थोड़ा अनसर्टेन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बात आपके ध्यान में रखनी है कि ये अनसर्टेनिटी केवल आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए अनसर्टेनिटी है। क्योंकि मुझे अवगत है सर कि मैं जब पहली बार बीपीएससी का एग्जाम दिया था 63वीं, तो मेरा 1 नंबर से प्रिलिमिनरी एग्जाम नहीं हो पाया था। और उस जो कि मैं कॉन्फिडेंट था कि अगर मेरा प्रिलिमिनरी हो जाता तो मैं मेंस श्योर शॉर्ट क्लियर होता। लेकिन वो तो मैं ये कह रहा हूं कि अनसर्टेनिटी उसमें होती है, लेकिन अनसर्टेनिटी सोच के हम किसी एग्जाम को प्रिपेयर ही ना करें ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कवरेज हो सकता है उसको बढ़ा सकते हैं। इसमें 2-3 चीज जो बहुत सिंपल तरीके से हमें फायदा करेगा सर, वो एक तो ये है कि आप हिस्ट्री पे जितना अच्छा कमांड रखो आप प्रिलिमिनरी में उतना अच्छा करोगे। आपका मैथ्स जो है वो अच्छा होना चाहिए, वो पूरा का पूरा मार्क्स दिला देगा। और करंट अफेयर की जहां तक बात है तो उसमें 2-3 चीज जो आपको रेगुलर फॉलो करना है। आप प्रतियोगिता दर्पण फॉलो कर लो, आप उसके जगह घटना चक्र फॉलो कर लो। लेकिन मेरा सजेशन यह है कि जिसको भी आप फॉलो करते हो उसको रेगुलर फॉलो करो और रिपीट करो। इससे बेहतर है कि आप एक से ज्यादा मैगजीन को फॉलो करो और उनको रिपीट ना करें। इससे बेहतर है कि केवल एक को फॉलो करें और बार बार रिपीट करें, ताकि चीजें आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा देर तक बनी रहे। अगर मेंस की बात करें तो करंट अफेयर मेंस में उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मेंस में आपको करंट अफेयर का प्रिपरेशन करना है तो आपको छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। जब मेंस का प्रिपरेशन करना है सर करंट अफेयर का, तो उसमें आपको छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, उसमें आपको ब्रॉड टॉपिक लेना है। अगर मेरी बात करोगे तो मैं आपको उसमें बता दूं कि मैं मेंस एग्जाम से पहले 20 टॉपिक जो करंट में चल रहे थे उसको मैं पिकअप किया था और उस 20 टॉपिक पे 2-2 पेज का नोट्स बनाया था बस। और उस 20 टॉपिक में ही से मेरा 3 सवाल एग्जैक्टली सेम मेंस एग्जाम में आया था। तो आप मेंस के लिए करंट प्रिपेयर करना काफी आसान है, क्योंकि उसमें छोटा छोटा फैक्ट्स पे आपको ध्यान नहीं देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर करंट सिचुएशन में हम बात करें तो कोरोना का इफेक्ट एक करंट का क्वेश्चन है। इजराइल की लड़ाई, इजराइल की उत्पत्ति, इजराइल फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वो एक करंट का सवाल है। ये ऐसा सवाल है। उसके बाद रिसेंटली जो बिडेन साहब का इलेक्शन हुआ है अमेरिका में, अमेरिका का वैक्सीनेशन पॉलिसी है, ये ऐसा कॉमन सवाल है जो निश्चित आना ही आना है। तो ऐसे ऐसे अगर हम 20 टॉपिक तैयार कर लें तो मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर कुछ भी आने वाला है मेंस एग्जाम में। और उसके बाद जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन करंट अफेयर एकदम जरूरी है। करंट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हाँ सर, करंट अफेयर ऐसा ही है कि जैसे आप पास कर रहे हो लेकिन आप पास करके बहुत ऊंचाई पे जाना चाहते हो तो उसके लिए करंट अफेयर जरूरी है। करंट अफेयर के बिना बहुत मुश्किल है और करंट अफेयर बहुत सिंपल है सर। पता नहीं ऐसा मानना है लोगों को कि बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको स्मार्टली अगर इसको प्रिपेयर करते हो तो बहुत आसान है। आप सब लोगों की सुनो मत, आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करो, आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि आप किस किस टॉपिक को आपको तैयार करना है। अगर आप सर्टेन टॉपिक तैयार कर लिए तो आपको करंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। जी जी जी। आगे सर क्वेश्चन है कुछ जी उसके बाद सुनना चाह हमको भी लग रहा है कि हम भी और सुने। आगे क्वेश्चन सही है कि क्या यह सही है सर आपकी में? हाँ सर बोला जाए
सर बीपीएससी में सर आप करते करते रह जाते हैं, क्योंकि अंतिम समय में लोग आसान नौकरी की तरफ बढ़ जाते हैं। आवाज क्या यह सही है? हाँ यूपीएससी सर और मैं बीपीएससी में सफलता करते कर जी रह जाते हैं, क्योंकि अंतिम समय में आसान नौकरी की तरफ बढ़ जाते हैं। ये एक सवाल है उनका। जी जी मैं इस पे प्रकाश डालूंगा सर। अगर मैं सवाल सही सुन पाया हूं तो सवाल ऐसा है कि यूपीएससी बीपीएससी के प्रिपरेशन के दरमियान करते करते लोग लास्ट में अंतिम समय में किसी नॉर्मल से जॉब के लिए ऑप्ट कर लेते हैं। अगर ऐसा सवाल है सर तो मेरा इसका जवाब सिंपल सा है कि जीवन में प्लान बी होना इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी का प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हो तो आपका नॉलेज बेस इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं भी रहोगे, आप स्मार्टली काम करके बहुत अच्छा कर सकते हो लाइफ में, अगर इसको सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तब। जी हेलो। सर आप थोड़ा सा वहाँ पे जो अपने केमिस्ट्री जो रेगुलर आप पढ़ते थे काफी अच्छा करते थे। सर आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। अभयानंद सर की कॉल रुक गया था सर। अच्छा अच्छा सर, मैं उसमें बता दूं सर, वो एक टेस्ट के दरमियान अभयानंद सर का कॉल आया था, क्योंकि मैं उसमें सबसे ज्यादा अंक पाया था। तो अभयानंद सर का सवाल ये था कि क्या केवल आप केमिस्ट्री पढ़ के आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, क्योंकि 12th लेवल पे जो एग्जाम है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का इक्वल वेटेज था, इवन इंग्लिश का भी। तो मैं इसके जवाब में बहुत चुपचाप था, क्योंकि मेरे पास इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं था। लेकिन मैं बड़ा पोलाइटली बोला था कि सर फिजिक्स मैथ्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन मुझे पसंद केमिस्ट्री है सर। दीपेश राजा जी का कांग्रेस। आवाज आ रही है सर? बोले सर। हाँ सर, आवाज मैं सुन पा रहा हूँ। आवाज आ रही है सर? हाँ बोले। हाँ हाँ मैं सुन पा रहा हूँ सर। जी 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 आगे बोला जाए सर। सर वो जो आप इंसिडेंट्स का जिक्र कर रहे थे, मैंने क्लियर कर दिया वो क्या इंसिडेंट्स था। अच्छा चलिए धन्यवाद सर। आगे ये धन्यवाद सर। रीना मैम कांग्रेचुलेशन दे रही हैं। दिव्यांग जी का है क्वेश्चन है। दिव्यांग सिंह दांगी जी कह रहे हैं कि हिस्ट्री दोनों पढ़ा हूँ। कौशल सर का पढ़ाने का तरीका बहुत सरल है, जो हर एक बच्चा समझ सकता है। वाह ग्रेट सर। और हम चाहेंगे सर कि आपका एजुकेशन का लाभ हमारे दांगी वर्ल्ड क्लासेस के छात्र भी लें, क्योंकि हम लोग सर ऑनलाइन भी एजुकेशन बीच में शुरू किए थे, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। और ऑफलाइन तो हम लोग का चल रहा था, लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते बंद है। तो हम आपका भी कुछ सेवा लेना चाहेंगे सर, क्योंकि हम आपकी तारीफ काफी सुन रहे हैं कि केमिस्ट्री तो काफी बेहतर ही पढ़ाते हैं। हिस्ट्री भी शायद पढ़े हैं, जो दिव्यांग सिंह दांगी वो बता रहे थे कि काफी सरल से बच्चा हर एक बच्चा समझ जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। हाँ मुझे वो इंसिडेंस याद है वो। हाँ सर, मुझे वो इंसिडेंस याद है। दिव्यांश दांगी मुझे अगर सही याद है तो वो जेएनवी जमुई से पढ़े हैं, और वो क्लास में रहते थे। तो मुझे याद है कि मैं उनको हिस्ट्री भी पढ़ाया हूँ और केमिस्ट्री भी पढ़ाया हूँ। वाह गुड। तो आगे है इनका कुमार प्रताप जी का भैया बताने के लिए। सोनू कुमार दांगी जी का आंसर राइटिंग स्किल पर प्रकाश डालें सर। ये कैसे को आंसर कैसे लिखते हैं? हाँ, इस पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सर। अगर हम लोग बाइक चलाना सीखते हैं तो क्या हम लोग फर्स्ट डे में एक्सपर्ट बनते हैं? कभी नहीं। तो
फर्स्ट डे में हो सकता है आवाज करता हो, गियर सही से नहीं चेंज हो रहा हो, या साइकिल में ही अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। तो लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा होता है कि हमें मजा आ रहा है। बस यही चीज अप्लाई करना है आंसर राइटिंग में सर। आंसर राइटिंग आप शुरू करो, आप कुछ नहीं जानते हो कोई बात नहीं, आप 2 लाइन लिखो, 4 लाइन लिखो, बहुत गलत लिखो, कोई बात नहीं। आप किसी से सजेशन लो कि मेरा आंसर कैसा लग रहा है, उनका फीडबैक जानो। उसके बाद बार बार लिखते लिखते कोशिश करो, तो आपको लगेगा कि आप खुद एक्सपर्ट हो जाओगे कि कोई भी आंसर जो आपको हो सकता है उस टॉपिक पे बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो, फिर भी आप एक अच्छा ठीक ठाक आंसर लिख सकते हो। ये प्रैक्टिस से आएगा। और अगर आप ये सोचोगे कि मेरे पास नॉलेज का अभी कमी है, अभी क्यों प्रैक्टिस करें, जब नॉलेज पा लेंगे तब प्रैक्टिस करेंगे, तो वो समय कभी नहीं आने वाला कि आपके पास पूरा नॉलेज हो जाएगा और आप कलम उठाओगे और बहुत अच्छा आंसर लिख दोगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप जैसे कोई भी एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल कोई भी जो लोग लिखते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि वो पहला आर्टिकल ही एकदम टॉप क्लास का लिख देते हैं। वो प्रैक्टिस से अपने आप आता है। तो आपके पास जितना भी नॉलेज बेस है उससे कोशिश कीजिए कि आप आंसर राइटिंग शुरू करें। आंसर राइटिंग शुरू करें। आप जो लोग क्वालिफाई किए हैं या आपका जो पीयर ग्रुप है, फ्रेंड्स का ग्रुप है जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनसे आप दिखाइए, शर्माइए मत कि कोई लोग हंसेगा, हंसेगा तो हंसेगा, ठीक है ना, थोड़े दिन के लिए हंसने दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको आप करने से ये होगा कि कम से कम जो भी मिस्टेक आपके दिमाग में बताया जाएगा वो अगले राइटिंग में आप नहीं करोगे। और यही तो मिस्टेक सुधारते जाना 4 बार 5 बार 10 बार में, उसके बाद आप खुद एक्सपर्ट हो जाओगे आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग में कोई ऐसा चीज नहीं है जो बहुत मुश्किल है। बस दिक्कत यह है कि हमें अपने अंदर का झिझक मिटाना है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं सर कि किसी भी नया आदमी से बात करने में लोग झिझकते हैं, लेकिन अगर कोशिश किया जाए तो 2 बार 4 बार नया लोगों से मिले तो 5वां में झिझक खत्म हो जाता है। सेम बात है सर आंसर राइटिंग के साथ। बहुत सिंपल प्रक्रिया है। बस जरूरत है कि इसको बार बार लिखिए। आप जितना नॉलेज बेस है उतना ही से लिखिए, क्योंकि जैसे जैसे आप लिखोगे आपका नॉलेज बेस अपने आप बढ़ते जाएगा। क्योंकि लिखने के क्रम में जो भी आपको कमी महसूस होगा वो आप चाहोगे कि वो पढ़ के कहीं से जान के उसको फुलफिल कर ले। और एक बार वो जानकारी आपका फुलफिल होने लगेगा तो आपको खुद लगेगा कि हमारी राइटिंग इंप्रूव हो रही है, बेहतर हो रही है, कहाँ पे कमी हो रही है और क्या किया जा सकता है, ये खुद ब खुद सुधर जाएगा। जी हम ये कुछ लोग एक बार फिर लाइव आए नहीं है आपसे। धनंजय कुमार बता रहे हैं कांग्रेचुलेशंस। संजय कुमार, यस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। गुड, संजय कुमार जी बता रहे हैं। सर तो आगे हम कि कैसे करें छात्र जो मैट्रिक इंटर के बाद जो छात्र पढ़ते हैं वो छात्र कैसे अपनी तैयारी को बढ़ाएं सर? आवाज आती है सर आपकी? हाँ सर, मैं अगर आपका सवाल सुन पाया हूँ तो सवाल ऐसा है कि जो अभी मैट्रिक पास किए हैं या इंटर पास किए हैं छात्र, वो इस टाइप के प्रिपरेशन में बीपीएससी या यूपीएससी का प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, यही राइट सर? जी जी, यस सर। ओके सर, इसमें मेरा दो बहुत सिंपल सा आंसर है सर। एक तो आंसर ये होगा कि आप अगर मैट्रिक या इंटर तक पढ़ाई किए हो तो आप ये आराम से ठंडे दिमाग से ये सोचो कि आपका 12 तक का नॉलेज बेस कैसा है। अगर आपका नॉलेज बेस सही है तब तो आप प्रिपरेशन में सीधे लग सकते हो। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप 3 महीने 4 महीने 5 महीने 12 तक का जो कमी रह गया है, आप 12 तक की हिस्ट्री पढ़ो, 12 तक की ज्योग्राफी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो। ये 4 ही सब्जेक्ट तो है जो एक ग्रंथ है इस प्रिपरेशन के लिए। तो इस 4 सब्जेक्ट का 12 तक का, इंटर तक का नॉलेज आप क्लास 6 से लेके इंटर तक का नॉलेज एक बार अर्जित कर लो। उसके बाद फिर प्रैक्टिस का खेल है। जितना प्रैक्टिस करो, जितना आंसर राइटिंग करो आप, जितना टेस्ट दो, उसके साथ आपका इंप्रूव होते रहेगा। कंडीशन ये है कि आपको 12 तक का अच्छे से नॉलेज गेन करना है। उसके लिए भी बहुत ज्यादा इधर उधर बुक देखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का बुक देखना है और उसके अलावा कुछ फेमस बुक है, जैसे हिस्ट्री के लिए
बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ी जाती है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी जाती है। एक बहुत कॉमन बात है, वो कहीं पे भी इतना ओपन सोर्स है, आपको कहीं पे भी इसकी जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी बुक होगी। बस बशर्ते बात यह है कि 12 तक का नॉलेज जितना बेहतर होगा आपका, उतना ही आप फाउंडेशन, उस फाउंडेशन पे आप बिल्डिंग उतना ही बढ़िया बना सकते हो। 12 तक का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक कहावत है सर कि सरकारी एग्जाम सरकारी किताब, क्योंकि वो एग्जाम लेने वाले जान रहे हैं कि हम उस बच्चे का भी एग्जाम ले रहे हैं जो जिसको कोई सुविधा न मिला हो, केवल उसको सरकारी किताबें मिली हो। तो वो उसी ढंग से सवाल सेट किया जाता है कि एक सरकारी किताब पढ़ के भी लड़का इस आंसर को लिख सके। तो इस ध्यान में रह के एनसीईआरटी पढ़ना बहुत 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 जरूरी है सर। ये वो के लिए इम्पोर्टेंट माना जाए सर। चार सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो नाम लिया फिर से जाएंगे सर। हाँ सर, वो चार सब्जेक्ट है सर। हिस्ट्री आपने बताया कि कौन से? जी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये चार सब्जेक्ट है सर जो मस्ट गुड सर प्रिपेयर करना पड़ेगा। हम अगले क्वेश्चन पर चलना चाहेंगे। सोनू कुमार दांगी जी कह रहे हैं कि सर आपका इंटरव्यू कैसा रहा था, इसके लिए आप क्या विशेष तैयारी किए थे? और सचिदानंद सिन्हा जी बता रहे हैं कि आप निकालकर बीपीएससी की तैयारी करने के लिए सवाल रहा था, आप किए थे? सर मैं आपका पहला सवाल तो सुन पाया, इंटरव्यू से रिलेटेड जो था। दूसरा सवाल मैं सुन नहीं पाया, तो प्लीज रिपीट कर सकते हैं? दीजिएगा। सो बता रहे हैं कि मतलब सेक्टर में कर रहे। सर माफ कीजिएगा सर, आपका दूसरा सवाल मैं नहीं सुन पाया, शायद नेटवर्क की वजह से आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। शायद कट रहा है। Having trouble is often caused by internet है, वो पटना में है और हम लोग गया से इंटरव्यू कर रहे हैं। तो हम कहेंगे भी सचिदानंद सर और कौन था, बहुत बहुत बधाई आपका। तो संजय कुमार सर का और श्याम। हाँ सर मैं इसमें दो सवाल देख पा रहा हूँ कि सर आपका इंटरव्यू कैसा रहा था, इसके लिए आप विशेष तैयारी किए थे। और दूसरा सवाल है, क्या आप वक्त निकालकर बीपीएससी तैयारी के लिए बच्चों के बीच। जी मैं इन दोनों सवाल का सर जवाब मैं दे दूं पहले। जी जहां तक इंटरव्यू की सवाल है, हाँ, तो अगर आप मेंस जहां नेटवर्क लगता है उनका कट चुका है, और अगर फिर से जुड़ते हैं तो हम उन्हें लेने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं बता दूं और क्वेश्चन है जितेंद्र दांगी जी का है। बहुत बहुत सफलता, हार्दिक बधाई। कौशलेंद्र सर जी डीडब्ल्यू को भी बधाई। और सोनू दिनकर जी बोल रहे हैं जो ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है सर, और एक्चुअली नेटवर्क के चलते थोड़ी दिक्कतें आ रही होगी, और हम प्रयास करेंगे। फिर से जुड़ चुके हैं कौशलेंद्र सर, फिर से हम लोग जोड़ रहे हैं उनको। हम लोग बातें जब तक। हाँ सर। हाँ सर जी आवाज आ रही है सर आपकी? जी बिल्कुल। मैं बोल रहा था सर कि जहां तक इंटरव्यू की सवाल है, तो उसमें मैं सीधा सा बता दूं कि अगर आप मेंस की तैयारी अच्छे से करते हो तो इंटरव्यू के लिए डरने की कोई बात नहीं है,
इंटरव्यू का 2-3 मॉक इंटरव्यू आप दे लो डिफरेंट कोचिंग्स में, आपको मॉक इंटरव्यू फ्री में दे दिया जाता है, कोई इसका चार्ज नहीं होता है, वो लोग गाइड भी करते हैं। तो मॉक इंटरव्यू दोगे तो आपके अंदर जो भी हेजिटेशन है वो अपने आप खत्म हो जाएगा 2-3 इंटरव्यू के बाद, और आप रेडी हो। इंटरव्यू बहुत ज्यादा हर्डल नहीं है, वहां पे जो भी लोग होते हैं काफी कोऑपरेटिव होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अलग तरीके से बात करेंगे, तो उनको आपको उस ढंग से टैकल करना तब तक आसानी से आ जाएगा, कोई उसमें इशू नहीं है। इन जनरल वहां पे जो लोग होते हैं काफी कोऑपरेटिव होते हैं। मैं अपनी बात बता दूं, मैं दीप्ति मैडम के बोर्ड में इंटरव्यू दिया था, और मैडम ने मेरे से एक सवाल पूछा था कि कौशलेंद्र जी, आपको अगर बिहार छोड़ना पड़े तो आप कहाँ जाना चाहोगे? तो मेरा उसका सिंपल सा जवाब था कि मैम, किसी भी आदमी के लिए अपने घर को छोड़ के जाना मुनासिब नहीं होता है, तो मुझे कोई भी ऑप्शन मिलेगा तो भी मैं चाहूंगा कि मैं गया में रह लूं, बशर्ते कि बिहार छोड़ूं। तो ऐसा बहुत कॉमन सा सवाल जो आपको इंटरटेन करे, वहां पे बहुत फ्रेंडली रहते हैं लोग। और दूसरा सवाल था सर कि जहां तक कि आप वक्त निकालने की बात है, तो मैं अभी गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, अगर ऐसा प्लेटफॉर्म कोई बनता है जहाँ पे बच्चों को मदद किया जा सके, तो मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। नेटवर्क की दिक्कतें हो रही हैं। एक क्वेश्चन और है सर, एक बच्चा का है, नवज्ञा कुमारी का, ज्योग्राफी हिस्ट्री आईएएस बनने के लिए क्यों जरूरी है? अच्छा, ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री आईएएस बनने के लिए, एक तो सिंपल सा मेरा जवाब है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द सिलेबस है, और सिलेबस किसी भी एग्जाम को अगर आपको पास करना है तो उसके सिलेबस को तो पढ़ना पड़ेगा। आपको 12 पास करना होता है, आपका जो भी सब्जेक्ट होता है आप उसको पढ़ते हो, उसी तरह से यूपीएससी या बीपीएससी क्लियर करने के लिए सिलेबस दिया हुआ है, उसका पार्ट है ज्योग्राफी और हिस्ट्री, तो आपको पढ़ना है, इसीलिए आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। उसके अलावा उसका इंपॉर्टेंस इस माने में भी है कि आप कहीं पे पोस्टेड होते हो, तो आप वहां के ज्योग्राफी के हिसाब से वहां का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का तकनीक डेवलप कर सकते हो, आपके दिमाग में माइंडसेट हो सकता है, उसमें आपको मदद करेगा। हाँ सर, हमको लगता है कुछ कि साइंस से पढ़ रहे हैं और उन्हें आज पढ़ना पड़ता है, वो हो सकता है कि आईएएस एमएससी कर रहे हैं और उन्हें आईएएस की तैयारी करना पड़े, बीपीएससी की तैयारी करना, कभी आप पढ़ने में महसूस होगी? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पाई सर, मैं सुन नहीं पाया आपका सवाल, प्लीज रिपीट कर। ये हमको मेरे दिमाग में जो बात, जो छात्र पढ़ रहे हों आईसीएससी एमएससी, जो और 8 सब्जेक्ट पढ़े तो थोड़ा सा कष्टकर महसूस होता। ये क्वेश्चन में जो दिमाग में आया जी, मैं इसका जवाब मैं दे दूं सर कि मैं 2017-18 तक प्योरली साइंस पढ़ा हूं, और कभी ह्यूमैनिटी के तरफ कभी नहीं मेरा इंटरेस्ट न रहा है और न पढ़ने का कोशिश किया था। मैं प्योरली केमिस्ट्री साइंस पढ़ के मैं वहां तक गया। लेकिन आप जब किसी चीज को करने की कोशिश करते हो, तो उस चीज को करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी रेसिपी है, उसको आपको टैकल करना पड़ेगा। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिविल्स करना है तो उसके लिए आपको ह्यूमैनिटी पढ़ना है, तो आप पिछला आपका बैकग्राउंड क्या रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। क्योंकि आपका एम है कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करो, तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसको तो आपको पूरा करना पड़ेगा। उसको पूरा करने के दरमियान जो भी दिक्कतें आएंगी वो भी आप ही को सॉर्ट आउट करना है। उसमें आपको कोई हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो आप दूसरे लोगों से हेल्प ले सकते हो, लेकिन वो हेल्प 5% 10% काम करेगा, 90% तो काम आप ही को करना है। तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आपका प्रीवियस बैकग्राउंड ह्यूमैनिटी का रहा है, आर्ट्स का रहा है,
तो आपको चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी बनिस्बत अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है उससे। इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं। इसका एग्जाम्पल मैं ये भी दे दूं कि आज के टाइम में जितने सिविल सर्वेंट्स बन रहे हैं जनरली आप देखोगे कि वो इंजीनियरिंग, साइंस, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, ना कि आर्ट्स बैकग्राउंड से। तो आर्ट्स बैकग्राउंड होना एक बेनिफिट है, नो डाउट, लेकिन नहीं है तो इसका कोई ज्यादा ड्रॉबैक नहीं है, आप उसको आसानी से कवर कर सकते हो। आगे क्वेश्चन सिन्हा दांगे जी का, चंद्र दांगे जी को सफलता दें। कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए सिन्हा सभी को तहे दिल से शुक्रिया है सर, सभी को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया है सर। हम लोग की पूरी सर आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रहा है सर। हेलो हेलो, हाँ सर आप सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है, वो ब्रेक हो रही है आवाज। अगर आज काफी नेटवर्क का इशू है सर, तो हम लोग किसी और दिन प्लान करके एक लाइव सेशन रख सकते हैं इस पे कि कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्या किया जाए, पूरे डिटेल में एक एक चीज को वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। आज में हम लोग हैं आप जैसा कि देख रहे हैं। हम माफी भी चाहेंगे चूंकि अब नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते हम लोग की व्यवधान सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर बिल्कुल भी। चलिए तो रेगुलर हम लोग चाहेंगे कि आप थोड़ा सा और गाइडलाइन कर दें तो गाइडलाइन। सर आज तो नेटवर्क का काफी इशू हो पा रहा है सर, तो हम लोग किसी और दिन हम लोग एक लाइव सेशन रख सकते हैं जहाँ पे बीपीएससी की तैयारी का छोटे छोटे डिटेल्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जी तो हम समझते हैं कि प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं और लाइव सेशन भी हम लोग का लगभग 55 मिनट होने को है। कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे थे, हम अगर उस पर भी कर पाते हैं तो सही है। विजय कुमार सर बता रहे हैं हाउ डिड यू नीड द नोट्स बनाए थे, उसके बाद थोड़ा सा जानकारी। हम लोग एक लाइव सेशन करेंगे सर, उसमें अगर इस चीज पे ज्यादा बेहतर से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि आज नेटवर्क इशू से काफी हिकअप्स आ रहे हैं। हेलो जी जी हाँ सर। हाँ मैं बोल रहा था सर हम लोग एक प्रिपरेशन के बेसिस, हाँ अभी आ रही है सर,
हम लोग बोल रहे थे कि बीपीएससी प्रिपरेशन को लेके हम लोग एक जी अलग से लाइव सेशन कर लेंगे, जहाँ पे हर एक छोटे छोटे पहलू को हम लोग डिटेल में जी डिस्कस जी। कर लेंगे। आज क्योंकि ये नेटवर्क का काफी बार यस बार सर। इशू आ जा रहा है, तो शायद बेहतर होगा कि किसी और दिन हम लोग अच्छे से इसको लाइव सेशन के तौर पे कर लें तो अच्छा रहेगा। जी जी। ये सब क्वेश्चन सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है सर, वो काफी ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो हेलो। जी। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ अभी अभी थोड़ी अच्छी आ रही है, बीच बीच में काफी आवाज ब्रेक हो रही है सर, इसीलिए शायद मैं वो आपकी बात सुन नहीं नेटवर्क पा रहा हूँ। प्रॉब्लम होगा सर, वहां से भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं सर, हम लोग फिर अगले नेक्स्ट इंटरव्यू में ये करेंगे। जी और अगर आप बिल्कुल अपने तरीके बिल्कुल। से अगर कुछ अगर बता पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग यहीं पे अपना सेशन को समाप्त करेंगे। हम माफी चाहेंगे, जी जी नेटवर्क इशू के हम लोग कारण हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट लाइव सर, हम लोग नेक्स्ट लाइव सेशन में डिटेल में सारे पहलू पे बात करेंगे सर, प्रिपरेशन जी जी। से ओके सर। रिलेटेड। ओके ओके सर। थैंक यू सर। चलिए, आप इस ओके सेशन में जुड़े इसके लिए दांगी वर्ल्ड परिवार की ओर से आपको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं सर। आप और भी अपने पदों से और उन उच्च पदों पर आप जाएं, हम लोगों की हार्दिक शुभकामना है सर। और फिर से बहुत आभार सर। बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम बहुत सर। बहुत धन्यवाद। वेलकम, थैंक यू सर।